मैसूर विश्वविद्यालय और मंगलूरु विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्याख्यानमाला में आज के वक्ता है प्रोफेसर राम प्रकाश जी। आप एसवी यूनिवर्सिटी तिरुपति से हैं। आलोचना जैसे जटिल विषय पर आपने खूब काम किया है, खूब चर्चाएं करते हैं, खूब लिखते भी हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि राम प्रकाश जैसे एक बहुश्रुत व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोचना जैसे विषय पर अपनी बात रखने वाले हैं। आज हमारा ये भी सौभाग्य है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के संकाय के सदस्य डॉक्टर पद्मप्रिया जी और जयशंकर बाबू और उनके सभी छात्र छात्राएं आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ताकि ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम और सफल हो जाए। तिरुपति विश्वविद्यालय के भी संकाय के सदस्य और वहाँ के शोधार्थी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। थोड़ी सी बात ये कहना चाहूंगी कि राम प्रकाश जी मैसूर विश्वविद्यालय में भी रह चुके हैं, कुवेंपू यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं और आलोचना जैसे विषय पर मेरी और उनकी काफी लड़ाई भी होती रही है, काफी बहसें होती रही है, काफी चर्चाएं होती रही हैं। एक कप चाय के बहाने चर्चाएं होती रही, लड़ाइयां होती रही, लेकिन एक मुद्दे को लेकर, एक विषय को लेकर हमारी बात होती थी। आज हमारे साथ राम प्रकाश जी है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने बस उनको यही कहा है कि आपको आना है और राइट फ्रॉम द बिगनिंग जैसे ही मैंने ये सोचा कि हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो उस समय से लेकर अब तक और आगे भी वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये शास्त्र चिंतन जो निर्मित होता है वह शास्त्र चिंतन कहलाता है, सैद्धांतिक आलोचना। तथा सैद्धांतिक आलोचना कोई वायवीय कल्पना नहीं है, बल्कि वह जीवन की गहरी अनुभूति से निर्मित साहित्यिक कलात्मक कृतियों के प्रति अपनाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों से निर्मित होती है। और इन सिद्धांतों के द्वारा ही साहित्य के सृजन, नियमन और मूल्यांकन की प्रवृत्तियों का एक सम्यक विश्लेषण होता है। तो यह सैद्धांतिक जो आलोचना का जो स्वरूप है वह सामान्यतः जो ऐतिहासिक क्रम में यदि देखा जाए तो स्थिर और उपादेय होने के साथ साथ तर्क प्रधान रहा है। और तर्क और प्रभावों में अनंतर इसमें कई सिद्धांतों का निर्माण हुआ जिसने साहित्यिक निष्कर्षों की निर्मित की है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सैद्धांतिक जो आलोचना है वो विभिन्न कृतियों के परिशीलन के लिए या कह सकते कि विवेचन और विश्लेषण के लिए निर्मित एक सिद्धांत या नियम है, और जिसके आधार पर विधा विशेष के सृजन और नियमों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है या प्रतिमानों का निर्माण होता है। इन जो है सिद्धांतों के या प्रतिमानों के आधार पर ही व्यवहारिक आलोचना जो है किसी कृति का विश्लेषण और आकलन करती है। अर्थात कृति की रचना से उत्पन्न सिद्धांतों के आधार पर ही पुनः कृति की समीक्षा की जाती है, और सैद्धांतिक आलोचना के से ही व्यवहारिक आलोचना का जो मूल आधार निर्मित होता है और उसी के आधार पर किसी कृति की व्याख्या और मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए आलोचना का जो कार्य होता है वह किसी रचना के गुण दोष विवेचन के अलावा उसकी अर्थ मीमांसा करना, उसका विश्लेषण करना, ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ में कृति की प्रासंगिकता को देखना और साहित्यिक परंपरा में उसके स्थान को निर्धारित करना भी यह आलोचना का काम है। क्योंकि आलोचना जो है मुख्यतः मानव जीवन की सार्थकता और उसके योगदान का स्पष्टीकरण करती है। साहित्य में जो है वो मानव जीवन की जो सार्थक अभिव्यक्ति हुई है उसका स्पष्टीकरण करने के साथ साथ भाषा के माध्यम से साहित्यकार द्वारा अव्यक्त की तलाश भी आलोचना करते हैं, जिसको अधिकांश विद्वानों ने बिटवीन द लाइन्स कहा है। जो अर्थ बिटवीन द लाइन छिपा होता है उस अर्थ को अभिव्यंजित करने का जो कार्य है, उद्घाटित करने का कार्य, यह आलोचक का दायित्व होता है और वह सृजनात्मक ऊर्जा के लिए मार्गदर्शन करता है। इससे इस तरह देखते हैं भारतीय आलोचना पद्धति की यदि हम बात करें तो इसमें भारतीय आलोचना पद्धति के अनुसार हमारे पास कई प्रमाण मिलते हैं जो विभिन्न भारतीय आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है। लेकिन एक दूसरी विशेषता मिलती है कि भारतीय आलोचना पद्धति व्यक्ति प्रधान नहीं रही है, बल्कि विषय प्रधान होने के साथ साथ ये पूर्ववर्ती आलोचकों का परवर्ती आलोचकों द्वारा अनुसरण करने की एक परंपरा रही है। जो परवर्ती आलोचक है वह अपने पूर्ववर्ती आलोचकों के मतों को जो है नजरअंदाज नहीं करते, उसे ठुकराते नहीं है, बल्कि उन मतों को आत्मग्राह कर वह उसकी अपूर्णता को दूर कर
उस विशिष्ट सिद्धांत का सर्वांगीण रूप सामने रखने का प्रयास करते रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने भारतीय समीक्षा के अनेक सिद्धांत और प्रतिमान उपलब्ध हो पा रहे हैं। और इतना ही, बल्कि संस्कृत आलोचना की अगर बात करें तो उसमें जो है वह त्रिधा विभक्त रही है, अर्थात धार्मिक आलोचना, शास्त्रीय आलोचना और टीकाएं, इन तीन रूपों में मिलती है। लेकिन प्राचीन काल में देखा गया है कि आलोचना की जो सर्व प्रमुख विशेषता है उसकी सैद्धांतिकी रही है, और इस सैद्धांतिकी बिना आलोचना संभव नहीं, क्योंकि सैद्धांतिक आलोचना के आधार पर ही, सिद्धांतों के आधार पर ही व्यवहारिक आलोचना किसी भी कृति का मूल्यांकन करती है। तो इसमें देखा गया है कि दूसरी जो विशेषता है उसकी सैद्धांतिकता के अलावा विचारों की विशृंखलता, और ये विचार निरंतर विकसित होते रहे हैं। जहां साहित्य में विचारों की मौलिकता होती है, सिद्धांतों में भी मौलिकता होती है, लेकिन वह सिद्धांत अपने से पूर्ववर्ती विचारों को आत्मसात कर उसके आधार पर नवीनता को निर्मित करता है। तो इसलिए वैचारिक श्रृंखलता उसमें मिलती है, नियमबद्धता मिलती है और स्पष्टता दिखाई देती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि प्राचीन काल से जो है में आलोचना की एक पद्धति नहीं रही है, बल्कि अनेक आचार्यों ने स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त किए हैं, और यह भारतीय आलोचना पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इसमें मत स्वतंत्र का सदैव स्थान दिया गया है, मतों की स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। और विचार भेद के अनुरूप कविता के मूल्यांकन में भी अनेक प्रकार के जो अंतर देखे जाते रहे हैं, और विभिन्न आलोचकों की दृष्टि से कविता के भिन्न भिन्न अंगों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। और प्राचीन आलोचकों ने इसीलिए कवि में कारित्री प्रतिभा तो आलोचक में भावित्री प्रतिभा की आवश्यकता को उजागर किया, क्योंकि ये दोनों किसी एक व्यक्ति में सफलतापूर्वक नहीं हो सकते। जैसे कि आप जानते हैं, रामविलास जी की एक बात मुझे याद आती है, वे अक्सर कहा करते थे कि उनके आलोचक ने कवि की हत्या कर दी। रामविलास शर्मा जी मूलतः कवि थे, लेकिन निरालाट पर जो आक्रमण हुए हैं उनकी जो है उन आक्रमणों से रक्षा करने के लिए जब वे आलोचना के क्षेत्र में आए तो उनके आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण से उनके कवि की हत्या हो गई। ये बात अपने साक्षात्कार में हमेशा कहा करते थे। तो ये वही बात है कि भारतीय आचार्यों ने जो बात कही वो सही है। तो एक तरह देख सकते हैं कि हिंदी समीक्षा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मध्य युग में एक प्रकार से हिंदी काव्य के वास्तविक स्वरूप या उसकी निजी प्रतिभा के विश्लेषण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और रीतिकाल में भी कोई मौलिक आलोचना पद्धति निर्मित नहीं हो पाई है। इसका मूल कारण था कि तद्युगीन समाज में कविता में जो अस्वाभाविकता आने का कारण है सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की यथार्थ आलोचना का अभाव, जिसके कारण कोई मौलिक आलोचना पद्धति रीतिकाल में भी निर्मित नहीं हो पाई। लेकिन जितनी अर्थात सिद्धांत रहे हैं रीतिकाल में आचार्यों के द्वारा जो जिन सिद्धांतों का जो है प्रस्तुतिकरण किया गया वे मूलतः संस्कृत के ही सिद्धांत रहे। लेकिन आलोचना के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो आज आधुनिक आलोचना प्रणालियों में हमारे सामने एक बहुमुखी विकसित रूप में दिखाई देती है। जैसे कि मैं केवल नाम बता रहा हूं उसके, सुक्तिगत आलोचना है, प्रभाववादी आलोचना, सौष्ठव या सौंदर्यवादी आलोचना है, रसवादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, काव्य शास्त्रीय, समाजशास्त्रवादी, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, सुधारात्मक या सुझावात्मक या शोधपरक, अनेक प्रकार की आलोचनाएं रही है। और यह आलोचना की जो प्रवृत्ति है यह कोई नई प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि प्रारंभ से ही मनुष्य में यह मूल प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है। और कृति के सम्यक मूल्यांकन में इंद्रिय, बुद्धि, मन और हृदय का समन्वय देखा गया है। और कवि द्वारा जहां भाव और कल्पना के समन्वय से काव्य का सृजन किया जाता है, वहीं आलोचक के द्वारा बुद्धि और भाव के सामंजस्य से आलोचना की जाती है। और यही कारण है कि भावन और सृजन के ऐक्य की स्थापना को ही आलोचना कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी आलोचना का जो प्रथम काल है, भारतेंदु युगीन जो आलोचना के रूप में जिसे हम जानते हैं, उसमें पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठों पर भी इसका विकास हुआ है, और तत्पश्चात पुस्तकों के रूप में जो है ये आलोचना विकसित हुई है। और इसमें विशेषकर भारतीय पाश्चात्य आलोचना के साथ साथ प्राच्य और नवीन दृष्टिकोणों का समन्वित और सामंजस्य पूर्ण जो स्वर है वो आलोचना का आरंभ करने की पृष्ठभूमि निर्मित करता है। तो वहीं आलोचना का ध्येय भारतेंदु युग में जन जीवन से संपर्क की स्थापना रहा है, और समस्त साहित्यांगों पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे गए, निबंध लिखे गए, टिप्पणियों के माध्यम से इस आलोचना ने अपने स्वरूप का जो निर्माण किया है। इतना ही नहीं, परिचयात्मक और पुस्तकालोचना के रूप में गुण दोष विवेचन तक ही भारतेंदु युगीन आलोचना सीमित रही। और भारतेंदु युग का प्रथम जो निबंध है हमें नाटक के रूप में 1883 में
प्राप्त होता है, और जिसमें एक तरह से देख सकते प्राय इसमें रचना के दो दर्शन को लेकर ही आलोचना का विकसित रूप मिलता है। बद्री नारायण चौधरी द्वारा आनंद कादम्बिनी में की बात हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी कालिदास की आलोचना जो पुस्तक रही है, वो प्राय जो है लेखन कार्य किया है। तो इस तरह देख सकते हैं कि शुक्ल के साथ साथ जो है उनके जो अन्य आलोचक है उन्होंने आलोचना का एक व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया, और उसी के आधार पर शुक्लोत्तर आलोचना का विकास हुआ। और जो शुक्लोत्तर आलोचना जो है वह आलोचना का स्वर्ण युग रहा है। थोड़ी सी बात चलिए देखते हैं कि शुक्लोत्तर आलोचना क्या है। यह वाद प्रधान आलोचनाएं रही है। इसमें दो प्रकार के आलोचक हैं। एक, शुक्ल की व्याख्या और मूल्यांकन संबंधी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, लोक मंगल की अपेक्षा आर्थिक मूल्यों पर अधिक बल देने वाले प्रगतिवादी आलोचक प्रगतिवादी आलोचक है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त। वहीं शुक्ल को के रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे सामने आते हैं। उनमें शुक्ल की गंभीरता रही है, पांडित्य का परिचय भी रहा, और शुक्ल की प्राचीनता के प्रति जो अतिशय झुकाव के कारण उन्होंने छायावादी कविताओं की जो आलोचना जो नहीं कर पाए, उसे पसंद नहीं करने वाले आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद जी उभर कर आते हैं, और वे प्राचीन और अर्वाचीन कवियों के जो कवि कालों के कवियों की सारगर्भित आलोचना प्रस्तुत करते हैं। और इतना नहीं, प्राचीन कवियों की भांति वे नई कवियों के प्रति भी एक सहानुभूतिपूर्ण गंभीर आलोचना लिखने वाले जो आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद जी आते हैं। और इसी के साथ इन्हीं की धारा में जो है बाबू गुलाब राय, राम दहीन मिश्र, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु राम, जो है राम कुमार वर्मा है, नंदुलाल वाजपेयी, जो है कन्हैया लाल सहल है, और नगेंद्र सत्येंद्र इत्यादि ने जो प्राचीनता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए नवीनता का प्रस्तुतिकरण किया। गुलाब राय ने साहित्य और सिद्धांत में कवि के रूप पुस्तकों में भारतीय और यूरोपीय आचार्यों का समन्वय किया और प्राचीन सिद्धांतों को नवीन आलोक में प्रस्तुत करते हुए प्राचीन और जो नवीन जो कवियों की आलोचना की। और इसके साथ साथ जो इनके अतिरिक्त जो दूसरी परंपरा में जो हजारी प्रसाद जी और बाबू गुलाब राय और नंदुलाल वाजपेयी के साथ जुड़ने वाले न केवल आलोचक रहे बल्कि जो छायावादी कवि भी रहे, जो इस परंपरा को पुष्ट करते, जिसमें जयशंकर प्रसाद पंत, निराला, माधवी वर्मा रहे, जिन्होंने सौंदर्य परक रहस्यवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जीवन की भौतिक स्थूलता का परित्याग कर मानव अभिलाषा और आकांक्षा के चिरंतन रूपों को काव्य का उपजीव्य बनाया है। ये सारे के सारे कवि मूलतः कवि है। इन्होंने आलोचनात्मक क्षेत्र में अपनी कविता की समझ को निर्मित करने के लिए आलोचनात्मक क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। और इस तरह देख सकते हैं कि लगभग 1950 के आसपास साहित्य संरचनात्मक स्तर पर एक नया उन्मेष शुरू होता है, जिसमें रूपा, प्रतीक, आलोचना, कल्पना, ज्ञानोदय, निकष, नई कविता आदि पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे जाने लगे और इसमें नया दृष्टिकोण विकसित हुआ और साहित्यिक दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन दिखता है। और आलोचना में जो एक छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और नई समीक्षा का पुनर्विवेचन होने लगा। और शुक्लोत्तर आलोचना में सबसे नंद दुलारे वाजपेयी सबसे तटस्थ, वस्तुनिष्ठ, ईमानदार और सौंदर्य अन्वेषी और रसवादी आलोचक के रूप में उभर कर आते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने समीक्षा के स्थायी मानदंडों का निर्माण किया है। तो ये सारे के सारे आलोचक आचार्य के शुक्ल के जो बात करें, लेकिन इन्होंने जहां आलोचना परंपरा का रूप ग्रहण किया है वहीं पर विवेचन की सर्वथा मौलिक और नवीन दृष्टि का परिचय दिया और साथ ही साथ शुक्ल जी के कार्यों को आगे बढ़ाया है। इसलिए शुक्ल युग का जो बहुत बड़ा महत्व है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत की व्यापक भावभूमि पर स्थापना की जो चाह थी आचार्य शुक्ल की, उसको पूरा किया उन्होंने। और दूसरा, नंदुलारे वाजपेयी जी ने काव्य की स्वतंत्र सत्ता की चाह रखते हुए व्यक्तिगत आग्रहों के कारण जहां आचार्य शुक्ल उसको स्वतंत्र सत्ता को जो निर्मित नहीं कर पाए, उस कार्य को पूरा किया नंदुलारे वाजपेयी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य की सांस्कृतिक गरिमा की निष्ठा रखते हुए भी उसका विस्तृत सांस्कृतिक व्याख्या न कर पाने की जो कमी शुक्ल जी में रही है, उस कमी को पूरा किया नंदुलारे वाजपेयी जी ने। और जबकि लोक मंगल की भावनाओं के बावजूद साहित्य का समाजवादी परिवेश में रखकर विवेचना न कर पाने की आचार्य शुक्ल की व्यवस्था को जो है पूर्ण करने का काम रामविलास शर्मा ने पूरा किया। तो इस तरह से, और वहीं दूसरी ओर जहां आचार्य शुक्ल ने मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे, जिसमें मनोविज्ञान का गहन विश्लेषण किया, जो सोशियो साइकोलॉजिकल निबंध माने जाते हैं, जिसमें उन्होंने आलोचना सिद्धांतों के निर्माण में जिसको जो पृष्ठभूमि के रूप में दर्शन के रूप में जो स्वीकार किया था, लेकिन वो आलोचना पद्धति का विकास नहीं
है, तो उस कार्य को पूरा किया अज्ञे ने, ईलाचंद जोशी ने अपने साहित्य विश्लेषण की पद्धति के द्वारा आचार्य शुक्ल के जो है उस कार्य आगे बढ़ाते हुए साहित्यिक मानदंड का विकास किया। इस तरह देख सकते हैं कि शुक्लोत्तर आलोचना के विकास में 5 धाराएं हमारे सामने दिखाई देती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आलोचना की धारा, दूसरा समाज शास्त्रीय और या प्रगतिवादी आलोचना, तीसरी शास्त्रीय आलोचना, चौथी स्वच्छंदवादी प्रभाववादी या सौष्ठववादी साहित्यिक आलोचना, और पांचवा मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणवादी व्यक्तिवादी आलोचना। और इन पांचों जो धाराएं रही है शुक्लोत्तर धाराएं, उसमें भी शुक्ल जी के ही जो है अर्थात बीज सूत्र दिखाई देते हैं, जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे राम काव्य की जो सांस्कृतिक व्याख्या में सांस्कृतिक आलोचना के 20 सूत्र मिलते हैं, लोक मंगल की व्यापक कल्याण के प्रतिमानों में प्रगतिवादी आलोचना के सूत्र मिलते हैं, वहीं सिद्धांत विवेचन में शास्त्रीय आलोचना का स्वरूप मिलता है, और राम और कृष्ण काव्य के मार्मिक प्रसंगों में स्वच्छंदवादी प्रभाववादी सौष्ठववादी साहित्यिक आलोचना के तत्व मिलते हैं। और तीसरी ओर के विभिन्न चरित्रों की मानसिकता के विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बीज सूत्र मिलते हैं। तब कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना में, सैद्धांतिक आलोचना में जो बीज सूत्र में थे, उन सूत्रों का विकास शुक्लोत्तर आलोचकों ने अपनी मौलिक नवीन दृष्टि से उसका विकास को किया है। इस तरह देख सकते हैं शुक्लोत्तर आलोचकों ने अपने अपने सिद्धांतों का आलोचना को, इसलिए यह इसमें परंपरावादी तोड़ बाहर निकलती है, करती निर्मित करती है। इतना ही नहीं, वह विशेष प्रतिमानों की उसमें नवीनता, मूल्यवत मौलिकता के प्रति प्रतिमानों में मौलिकता और इसमें शुक्लोत्तर आलोचकों में की प्रखर बुद्धि दी गई है। प्रखर बुद्धि के साथ साथ सूक्ष्म अन्वेषणवादी जो प्रज्ञा है प्रतिबिंबित जो होती है। इस तरह देख सकते हैं कि प्रतिमानों की इस व्याख्या में आलोचक सर्वथा मौलिक और नवीन और तत्व संबंधी प्रखर बुद्धि और तेज जो समझ परिचय दिया है। इस देखते हैं, इसलिए भी हमारे सामने 5 रूपों में दिखाई देता है। जो की जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आलोचना का जो कृत्व है वह अधिक महत्वपूर्ण कृत्व है। विशुद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि को अपनाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना पद्धति का विकास किया। उन्होंने परंपरा और शास्त्र की विवेचना और निष्कर्षों को संयोजित करने वाली मानवतावादी उदार दृष्टि को अपनाया। और जैसे द्विवेदी जी का यह मानना है कि आलोचक का जो कार्य है वह साहित्यिक का ही नहीं, आलोचना मात्र साहित्यिक मात्र की नहीं होती है, बल्कि मानव समाज का भी वह पथ प्रदर्शक है। आलोचक को मानव समाज का पथ प्रदर्शक मानते हैं, और इसके साथ साथ आलोचक को मानव समाज का जागरूक प्रहरी होने का दर्जा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। और इसी कारण देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद जी के संदर्भ में पाशुपतिनाथ उपाध्याय जी जैसे अपनी बात रखते हैं, और जिससे कि स्पष्ट होता है, वे कहते हैं आचार्य शुक्ल से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसी भी दिशा में 19 नहीं है, न प्रतिभा में, न अध्ययन में, न विद्वता में, न विषय प्रतिपादन में, न गंभीरता में, न हास्य व्यंग में, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास वह दृष्टि है और उन्होंने वह कर दिखाया जो आचार्य शुक्ल के द्वारा भी संभव नहीं था। वह क्या है? आदिकालीन जैन मुनियों सिद्ध कवियों की रचना का सहानुभूतिपूर्ण आख्यान यह हजारी प्रसाद जी ने किया है, यह उनका योगदान। दूसरा, कबीर और नाथ योगियों के संबंध में गंभीर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अन्वेषण यह हजारी प्रसाद जी की ये सबसे। और इसके साथ साथ चारित्रिक आलोचना में कृतिकार के व्यक्तित्व का समग्र अनुशीलन करते हुए घटनाओं और परिवेश के संदर्भ में उसको व्याख्यायित करने का जो योगदान है वह हजारी प्रसाद जी का जो मूल योगदान रहा है। तो इस तरह देख सकते हैं हजारी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, आप सब जानते हैं, साहित्य का उद्भव विकास, साहित्य का आदिकाल, और कबीरदास हमारी साहित्यिक समस्याएं, सूर साहित्य, साहित्य के साथ ही विचार वितरण, साहित्य के साक्षी, साहित्य का मर्म, नाथ संप्रदाय, नाथ योगियों की रचनाएं, या मध्यकालीन साधना, सिख गुरुओं का पुण्य जो स्मरण, कालिदास का लालित्य इत्यादि जो रचनाएं हैं, जिन रचनाओं में आचार्य शुक्ल और आचार्य शुक्ल को सभी जो परवर्ती जो आलोचक है उसे एक रूप में नहीं मानते उन्हें,
बल्कि जैसे डॉक्टर शंभुनाथ उन्हें ऐतिहासिक और समाजशास्त्री पद्धति के समीक्षक मानते हैं, तो वहीं जो है इंद्रनाथ मदान मानवतावादी समाजशास्त्री दृष्टि से संपन्न आलोचक मानते हैं, तो रमेश तिवारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पद्धति के आलोचक मानते हैं। तो क्योंकि हजारी प्रसाद जी की रचनाओं में भी आलोचनात्मक कृतियों में कई प्रकार की जो आलोचनात्मक धाराएं विकसित होती हुई दिखाई देती है। वहीं पर जो दूसरी धारा है वो सौष्ठववादी, स्वतंत्रवादी और प्रभाववादी रहस्यवादी साहित्यिक आलोचना रही है। और सर्व जो श्रेष्ठ व्यवहारिक आलोचक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, और ये इस आलोचना पद्धति के प्रमुख हस्ताक्षर रहे। इन्होंने जो है छायावादी कवियों की जो प्रतिष्ठित करने का सर्वाधिक प्रयास किया, तटस्थ निष्पक्ष आलोचना पद्धति की नींव रखने वाले रहे हैं। और विशेषकर प्रधान रूप में इन्होंने शुक्लोत्तर साहित्य को उपजीव्य साहित्य के रूप में और प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, और आलोचना के प्रतिमानों को उन्होंने काव्यगत अनुभूति के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना है कि साहित्य का जो प्रयोजन है वो आत्मानुभूति है, और साहित्य सृजन में आत्मानुभूति की प्रेरणा वे स्वीकार करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आलोचना में काव्यगत अनुभूति की प्रामाणिकता और स्पष्टता की पहचान जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि काव्यगत अनुभूतियों की प्रामाणिकता, स्पष्टता की पहचान एक आलोचक को करना चाहिए, और इसी आधार पर वे प्राचीन साहित्य शास्त्र में जहां रस को जो स्थान दिया गया उसके स्थान पर वे अनुभूति को देते हैं। तो अनुभूति को विशिष्ट स्थान देने का जो श्रेय है वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी को है, और वाजपेयी जी ने काव्यशास्त्रीय तत्वों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना आलोचना का प्रधान जो कार्य माना है, इसलिए वे सौष्ठववादी या सौंदर्यवादी आलोचक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। उन्होंने उनकी आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य कवि निराला, कवि स्वामित्वानंद, नया साहित्य, नए संदर्भ और आधुनिक साहित्य सृजन समीक्षा, सूरदास संदर्भ, महाकवि सूरदास, नई कविता इत्यादि कई रचनाएं हमारे सामने आते हैं। इन सब आलोचनाओं के माध्यम से विशेषकर इनकी जो आलोचना रही है वो आह्लादपूर्ण, मूलक, तीव्र, मार्मिक अनुभूति की कलात्मक सुस्त अभिव्यक्ति से निर्मित होने के कारण ही इनकी आलोचना को सौष्ठववादी आलोचना कहा जाता है। और यह आलोचना की विशेषता नंदुलारे वाजपेयी जी की सबसे श्रेष्ठ विशेषता रही है, जो उन्हें सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना के जो है समन्वित रूप को प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती है। और उन्होंने मूलतः छायावादी कवियों की काव्य की प्रवृत्तियों को विवेचित किया है, और समीक्षा में सौष्ठववादी धारा की जो है पूर्ण प्रस्तुत करने का जो वो नंदुलारे को है। इस गंगा और देवी शंकर उपाध्याय, सर्वेश्वर सक्सेना, रामेश्वर खंडेलवाल जैसे या केसरी कुमार जैसे बड़े जो आलोचक रहे, जिन्होंने स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रतिमानों की स्थापना कर इस धारा को विकसित किया है। और वही नलिनी मोहन शर्मा ने जो विशेषकर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन बेजोड़ में उन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत के साथ व्यवहारिक सिद्धांत की बुद्धि का परिचय दिया है, चेतना को बल बनाया। शांतिप्रिय, प्रभाव, सौंदर्य रहे, भूति, भावबोध, सौंदर्य बोध की विवेचना करने वाले रहे। इन्होंने प्रभाववादी आलोचना में वैयक्तिकता को प्रधानता दी है, और इनकी रचनात्मक कृतियों में जहां इन्होंने जो है संचारिणी सहायिका में जो है चिंतनशील जो कह सकते हैं कि आलोचना का विकास, प्रभाववादी आलोचना के प्रतिमानों का विकास कर इन्होंने तीनों वादों छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का तुलनात्मक समन्वय प्रस्तुत किया है। और सुधार जो स्वच्छंदवादी धारा के आलोचक रहे, अभिव्यंजनवाद के विश्लेषण करते हुए उन्होंने क्रोचे के सिद्धांतों का विकास किया। वहीं रामधारी सिंह ने स्वच्छंदतावादी आलोचना के जो सजग आलोचक के रूप में वे उभर कर आते हैं, और संस्कृति के 4 अध्याय के साथ भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र बोध, काव्य की भूमिका इत्यादि रामधारी सिंह की, दिनकर जी की रचना जो कि आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली है। वहीं डॉक्टर देवराज ने छायावाद का प्रकटन, उनकी जो कृति प्रकाशित हुई वह आलोचना में एक नया
और छायावाद मौलिक जो है विचार प्रस्तुत किया और प्रगतिशील साहित्य और आलोचनात्मक पद्धति पर विचार किया और साहित्य चिंतन में उन्होंने को स्पष्ट करते हुए निर्णय आलोचना पद्धति में विश्वास व्यक्त किया। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, कुछ समस्याएं एवं प्रतिक्रियाएं, दर्शन स्वरूप समस्याएं, जीवन दृष्टि और पूर्वी और पश्चिमी दर्शन आदि जो उनके आत्मक जो ग्रंथ है जिससे शुक्लोत्तर आलोचना का विकास देखा जा सकता है। और डॉक्टर देवराज सबसे बड़ी विशेषता ये कि पश्चिम के प्रति अच्छे जो है प्रभाव दिखा और निबंधों में इन्होंने टॉल्स्टॉय, रिचर्ड, जोड़, शैले, किट्स, आर्नोल्ड, बर्नार्ड शॉ, जो ह्यूम, इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, एजरा पॉन्ड इत्यादि पर बड़ा गंभीर विवेचन डॉक्टर देवराज ने किया। और इसी के काल के जो विश्वंभर महावीर है जिन्होंने महादेव वर्मा पर आलोचना लिखकर खड़ी गौरव ग्रंथ रघुवीर ने साहित्य एक नया परिप्रेक्ष्य प्रभाववादी आलोचना में तो देखते हैं ये जो प्रभाववादी सौंदर्य जो आलोचना आ रहा है ये होते और उनके आधुनिक काल में भी हमें सौंदर्यवादी आलोचना पद्धति में सौंदर्य निकष करने वाली दृष्टि रही है। और इसमें डॉक्टर निर्मला जैन, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर नगेंद्र, हरलाल शर्मा और डॉक्टर हरिवंश शास्त्री धारा देख सकते। इनके बाद एक धारा है जो कि तीसरी धारा जो रही है वह है प्रतिवादी मार्क्सवादी धारा। भौतिकवाद और राय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शोषण और को वर्ग संघर्ष और कारणों को केंद्र रखकर धारा रही और इस धारा जो सब में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद परम विरोध देखा है और मानवीय समानता, आर्थिक विकास और साम्यवाद की स्थापना का मूल रहा के जो आलोचकों में शिवदास चौहान, शर्मा, चंद्र अमृत, मुक्तिबोध, आगे राघव, चंद्रबली सिंह, भैरव प्रसाद, शिवपाल, नामवर मिश्र इत्यादि कई आलोचक है जिनके साहित्य साधना से शुक्लोत्तर आलोचना का विकास हुआ। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचना के जो सर्वप्रथम आलोचक और समाजशास्त्री की आलोचना प्रस्तुत करने वाले रहे हैं। मार्क्सवादी सिद्धांतों के ज्ञाता और सबसे बड़े दावेदार ये माने गए। प्रगतिशील लेखक और साहित्य के पक्षधर रहे और जनता के जातीय संस्कृति और जनवादी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध आलोचना में हमारे सामने उभर कर आते हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य को सामाजिक विकास में आर्थिक चेतना की कसौटी पर कसकर इनकी आलोचना की है, अनोखी ठोस की रही है इनकी और सबल तर्क इन्होंने आलोचना के सिद्धांतों में दिया। पहली सूझ फौलादी पकड़ रखने वाले एक प्रसिद्ध आलोचक रहे। इनकी आलोचनात्मक कृतियां लगभग 100 के से अधिक है और इनसे जो है आलोचनात्मक लेखन में केवल साम्यता रखने वाले एकमात्र लेख जो है आलोचक हमारे सामने उभर कर आते हैं दिखते हैं वह। इन दोनों ने इतना व्यापक कार्य किया, जैसे मान लीजिए प्रगति परंपरा, संस्कृति और साहित्य, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की जो समस्या है, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भाषा साहित्य और जो संस्कृति परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, कथा विवेचन, गद्यशील आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, लोक जीवन और साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, भाषा साहित्य और जातीयता, भारतीय, इन 3 रचनाएं की है। और नवजागरण पर जो है लगभग 3 रचनाएं आई है, 2 रचनाएं निराल साहित्य रचना, कविता अस्तित्व साहित्य पर लगभग इन्होंने जो है 4 किताबें लिखी है। तो एक तरह से जो है विभिन्न साहित्य को लेकर करने वाले आते हैं। इनके अलावा शिवदान सिंह चौहान की जो दृष्टि है ये उदार जो अधिक उदार मना और व्यापक आलोचना है, समीक्षात्मक मूल्यों में मानव के जीवन मूल्यों का आश्रय देखने वाले और उसे पल्लवित करने के आकांक्षी आलोचक रहे हैं। समीक्षा मूल्यों को इन्होंने मानव जीवन मूल्यों के रूप में जो स्वीकार किया है और अपने वर्ग के समीक्षकों से इनका मतभेद ज्यादा रहा है। जैसे प्रतिवाद साहित्य का स्मरणीय कृतियां रही है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और हिंदी साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, आलोचना के सिद्धांत, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए यह भारत प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता जो इनकी मूल्य कृतियां रही। और वही प्रकाश
जिन्होंने कला साहित्य को जनवादी परंपरा में मान्य वाले आलोचक के रूप में जो उभर कर आए, इन माध्यम से का हिंदी साहित्य नया साहित्यिक भूमिका या हिंदी साहित्य नई और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रूप में जो उन्होंने आलोचना कार्य किया। वही रागे राघो प्रगतिशील चेतना को लेकर आलोचक के रूप में भी उभर कर आए हैं। प्रगतिशील साहित्य के इनकी प्रसिद्ध कृति है। और इसके अलावा काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला, शास्त्र, साहित्य और समीक्षा, दर्श, संगम और यथार्थ, और इनका सबसे बड़ा काम गोरखनाथ और उनका युग, इन ये जो चीज रही है वह बड़ी मतलब के साथ साथ जो अमृत राय की जो एक कृतियों में जो आलोचना के स्तर पर जो उदार रामलीला की परंपरा को विकसित करने वाले रहे, विचारधारा और साहित्य नहीं और आधुनिक भावबोध और साहित्य में संयुक्त मोर्चा प्रगतिवादी जो विश्लेषण को एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय के जो साहित्यवाद जो प्रगतिवाद को लेकर जो वैचारिक संघर्ष चला था, उस संघर्ष को उभारने वाली जो कृति। इनके बाद नामवर सिंह आते हैं। नामवर सिंह और रामलीला शर्मा में सबसे बड़ी जो एक मौलिक जो दृष्टि आलोचना में जो दृष्टि मैंने देखी है वह रामलीला शर्मा आलोचना की ऐतिहासिक भौतिकवादी जो आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करने वाले हैं। वही नामवर सिंह आलोचना की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि का विकास और प्रयोग करने वाले आलोचक। और वास्तव में देखा जाए तो रामलीला शर्मा और नामवर सिंह दोनों मिलकर मार्क्सवादी आलोचना के दो अलग अलग पहलुओं को जो विकसित करते हैं। एक वर्तमान से समसामयिकता से शुरू होकर इतिहास की ओर जाते हैं रामलीला शर्मा, और नामवर सिंह जी समसामयिकता से शुरू होकर वे आगे भविष्य की ओर आते हैं। दोनों विकास या आलोचना भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसलिए रामलीला शर्मा में ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि की प्रबलता मिलती है, तो वहीं द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि की प्रबलता नामवर सिंह में मिलती है। नामवर सिंह ने इतिहास, आलोचना, छायावाद और जो है कहानी, नई कहानी, कविता के नई प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद, दूसरी परंपरा की खोज के नाम आज से उन्होंने हजारी प्रसाद जी को स्थापित किया। प्रेम इनके कई और ग्रंथ नए प्रकाशित हुए, प्रेमचंद और भारतीय समाज है, हिंदी का जो है गद्य पर्व, कविता की जमीन और जमीन की कविता, जमाने से दो दो हाथ, आलोचना और विचारधारा, साहित्य की पहचान और हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल, आलोचना और संवाद, सम्मुख द्वाभा, आमने सामने, छायावाद, रामलीला शर्मा पर कई नामवर सिंह जी की कृतियां हैं, जिसने इन सभी आलोचकों ने भौतिकवादी जीवन दृष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित किया। लेकिन इनमें भारतीय विचारपदा के प्रति उपेक्षा भी कई आलोचक देखते आए हैं। और विशेषकर शुक्ल के जो है लोक मंगल के जो प्रतिमान का से सर्वथा भिन्न इन्होंने जो एक दृष्टि स्थापित की, और समाजवादी चिंतन की और विचारधारा के अनुसार लोक मंगल की जो है कामना जो दोनों ही तो एक वैज्ञानिक जो है अर्थ की दृष्टि से जो है इन्होंने स्थापित किया। आध्यात्मिकता जो है अभ्युत्थान और एक तरह से आनंदवाद को इन्होंने आलोचना में कई स्थान नहीं दिया, बल्कि इनका जो अभिप्रेत था भौतिक और आर्थिक उत्थान रहा है। और इनमें एक और आलोचक जो प्रमुख है, जो कवि के साथ साथ आलोचक भी है, वे है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन में जो जयशंकर प्रसाद की कटु आलोचना की है, और कविता का जो आत्मसंघर्ष है, कविता की समस्या, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, जब प्रश्न बौखला उठे, शेष अशेष जैसी आलोचनात्मक कृतियों को देकर इन्होंने एक जो है समकालीन, विशेषकर आगे जब हम बात करेंगे आपको समझ में आएगा, समकालीन आलोचना को अध्ययन के विरोध में, अध्ययन द्वारा स्थापित नई समीक्षा के विरोध में समकालीन आलोचना की स्थापना का जो श्रेय है वो मुक्तिबोध को है, और उसका विकास डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है। ये दोनों आलोचक प्रमुख आलोचक है। इसके अलावा एक और धारा हमारे सामने आती है जो विशेष रूप से जो है शास्त्रीय आलोचना की धारा, इसमें डॉक्टर नगेंद्र प्रमुख है। रसवादी आलोचक के रूप में इन्होंने समन्वयवादी आलोचना पद्धति को जो स्वीकार किया, जो वाद मुक्त आलोचना रही है, और इसमें भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों का समन्वय कर इन्होंने विशेषकर जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इनमें जो है विचार और अनुभूति में इन्होंने विशेषकर भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों को लेकर लेखन किया। साकेत एक अध्ययन में सुमित्रा पंत पुस्तकों में भाव पक्ष को और कला पक्ष को दोनों का विधिवत विवेचन इन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में जो है आधुनिक हिंदी नाटक, कामायनी के अध्ययन की समस्या, रीति काव्य की भूमिका और काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत,
काव्य बिंब इत्यादि कई ऐसी ग्रंथ इत्यादि जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में एक समन्वयवादी आलोचक के रूप में अपनी स्थापना जो है प्रस्तुत की है। और इन्होंने समन्वयवादी जो है दृष्टिकोण को साहित्य के लिए अपेक्षाकृत अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रवादी और मनोविश्लेषणवादी रसवादी और सौंदर्यवादी प्रवृत्तियों का शास्त्रीय पद्धति से इन्होंने समन्वय प्रस्तुत किया है। और रसवाद का एक उदात्त विशद और अभिनव रूप में इन्होंने जो है आनंद को कला का शाश्वत प्रतिमान घोषित करते हुए प्रस्तुत किया। और रसवादी रस सिद्धांत के आख्यान में आधुनिक मनोविज्ञान को महत्व प्रस्तुत करते हुए रसवाद की मनोवैज्ञानिक स्थापनाएं इन्होंने की है। तो इस तरह देख सकते हैं। और एक और अन्य जो है दो धारा रही है, जो अंतिम धारा रही है, जो मनोविश्लेषणवादी धारा, यह घोर वैयक्तिक चिंतन की धारा रही है। और इसमें फ्रायड, यूंग और एडलर के साहित्यिक चिंतकों और मनोवैज्ञानिकों के प्रभाव को स्वीकार कर मनोविश्लेषण शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर साहित्यिक प्रतिमान निर्मित किए गए हैं। और लेखन की रचना प्रक्रिया के अंतर्गत जटिलता को उद्घाटित करने का साहस इनमें देखा गया। और निर्वैयक्तिक अनुभूति को ही काव्य का प्रतिमान मानकर जो है उसकी मूलवर्ती सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व से उसको इंकार किया गया। और मनोविश्लेषणवादी जो दृष्टिकोण को विकसित करने वाले आलोचकों ने जो विशेषकर जो है प्रयोगवादी आलोचक के रूप में जो आज्ञे दिखाई देते हैं, तो आज्ञे के अलावा डॉक्टर नगेंद्र, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र देवराज उपाध्याय, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जो है विजय देव नारायण साय, रघुवीर सहाय इत्यादि दिखाई दे। आगे जो कवि विचारक होने से प्रगतिवादी दृष्टि से इन्होंने निरंतर भाषा को नवीन प्रयोगों और नवीन उपमाओं और नवीन चमत्कारों के अलंकारों से प्रस्तुत किया। इनकी आलोचनात्मक कृति में त्रिशंकु, आत्मनेपद, केंद्र और परिधि, साहित्य का परिवेश इत्यादि था। वहीं धर्मवीर भारती ने कला सर्जन का वास्तविक उच्च कलाकार के आत्मलीन होने में स्वीकार किया। डॉक्टर देवराज ने हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया। और ईलाचंद जोशी ने फ्रायड और एडलर से प्रभावित होकर मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रेम और छाया, मुक्तिपथ और विवेचना इत्यादि में आलोचनात्मक पद्धति। तो इस तरह देख सकते हैं कि अंत में कृष्णदत्त पालीवाल की शब्दावली में कहा जाए तो हिंदी की जो सिद्धांत दृष्टियां रही है वो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रभावित रही है, लेकिन आतंकित कहीं नहीं रही है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और साहित्यालोचन के सिद्धांतों ने हिंदी जो साहित्य के निर्माण और परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हिंदी समीक्षा शास्त्र पश्चिमी समीक्षा शास्त्र का उपनिवेश बन गया है। और यह नहीं है, बल्कि हिंदी के अपने समीक्षा शास्त्र का स्वतंत्र चिंतन है, उसकी स्वतंत्र संस्कृति है, उसकी अपनी स्वतंत्र परंपरा है। और जिसके आधार पर जो हिंदी आलोचना का विकास हुआ। और हिंदी आलोचना के विकास में दो और पड़ाव है, एक नई समीक्षा, दूसरा समकालीन समीक्षा। और जिन पड़ावों पर शायद मैं समझता हूं कि मैडम समय है। अगर आप वाइंड अप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर बोलना चाहते हैं तो आप करें। ठीक है, मैं नई समीक्षा और समकालीन समीक्षा तक कंप्लीट करके क्योंकि उस वाइंड अप करिए। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो है जहां मनोविश्लेषणवादी जो समीक्षकों में जहां गिरिजाचंद जोशी इत्यादि, इनका प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञे, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर या रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही, शमशेर इत्यादि ने नई समीक्षा का वर्चस्व स्थापित किया। और शुक्लोत्तर समीक्षा में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई समीक्षा को पार कर एक नई चेतना जो विकसित हुई है वो समकालीन दृष्टि से सम्यक आविर्भाव को स्थापित करने वाली दृष्टि रही है, जिसने जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नई से जो एक समीक्षा के बाद समकालीन समीक्षा को विकसित करती है। और नई समीक्षा के प्रतिमानों में या कविता के नए प्रतिमानों में कुछ स्थापनाएं दी गई है नामवर सिंह जी के द्वारा। विजय देव नारायण शाही ने जहां लघु मानव को केंद्र में रखकर हिंदी की कविता पर बहस चलाई, वही अज्ञे ने प्रयोग और प्रयोगवादिता के बाद व्यक्ति स्वातंत्र्य की अवधारणा के आधार पर प्रयोगवादी कविता का आरंभ कर नई कविताओं में इन अवधारणाओं का विकास किया है। तो इस तरह देख सकते हैं कि अज्ञे के समानांतर मुक्तिबोध ने रचनात्मक और वैचारिक और आलोचनात्मक धरातल पर बेहद सक्रिय भूमिका निभाई है। और उन्होंने कामायनी पुनर्मूल्यांकन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कामायनी का जो है गहन विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण किया है। और मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है और साहित्य की जो डायरी है, ये नए विचार और नई जो
कह सकते हैं कि सोच का सूत्रपात करने वाली कृतियां रही है, और इससे नई समीक्षा की जो शुरुआत नई कविता से मानी गई है, तो वहीं पर जो है इसके बाद कालांतर में जो है नई समीक्षा के में परस्पर विरोधी जो है जहां विचारों का उद्भव हुआ, और वहीं मुक्तिबोध की समीक्षात्मक जो समकालीन अवधारणाएं रही है और उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें और कविता के जो द्रव्य भी रहे हैं, जिसमें मुक्तिबोध द्वारा समीक्षा के मूल में नए साहित्य को समाविष्ट करने वाले नए प्रतिमानों के संकेत मिलते हैं, और यही संकेत समकालीन समीक्षा की पहचान को संभव बनाते हैं। और समकालीन आलोचना की जो शुरुआत है वो समीक्षा में नई भाषा संरचना, नए कथ्य और नई रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। जहां नई समीक्षा भाषिक संरचना को महत्व देती है, वहीं समकालीन जो समीक्षा है वो रचना को समग्रता में समझने की पक्षधर रही है। नई समीक्षा मूल्यांकन से अधिक रचना से साक्षात्कार करने को महत्व देती है, तो वहीं समकालीन समीक्षा रचना को समग्रता में समझने पर बल देती है। नई समीक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है साहित्यतर मूल्यों से काव्य को काटकर उसके स्वायत्त अस्तित्व को प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है यह नई समीक्षा ने किया, लेकिन काव्य के निजी प्रयोजन पर बल देते हुए दूसरी ओर जो समकालीन जो समीक्षा ने जो है विचार और विचारधारा को विशिष्टता प्रदान करते हुए भाषा में बदलाव को समकालीन लेखन में जो प्रतिमानक पहचान के रूप में स्थापित करते हुए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक जो है ज्ञानानुशासनों का सीधा हस्तक्षेप स्वीकार किया है, और यह जो है नई समीक्षा से समकालीन समीक्षा को अलगाती है। तो इस तरह देख सकते हैं क्या नई समीक्षा अस्तित्ववादी मान्यताओं को आत्मसात करती है, तो समकालीन समीक्षा अस्तित्ववादी सीमाओं का अतिक्रमण कर समाज और सौंदर्य की नई अवधारणाओं का पक्ष प्रस्तुत करती है। और साहित्य का समाजशास्त्र और साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और मूल्यांकन की समीक्षा के जो जो समकालीन संदर्भों को वो विशिष्टता प्रदान करती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि इन दोनों में मुख्य अंतर रहा है, और नई कविता के जो प्रवक्ता व्याख्याता के रूप में हमारे सामने लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त इत्यादि जो समीक्षक आते, उनकी कविताओं की प्रवृत्तियां, दृष्टिकोण और उनके बोध के धरातल पर एक समसामयिक साहित्य के विश्लेषण करने वाले रघुवीर सहाय या शिव प्रसाद सिंह के द्वारा नौ लेखन की जो व्यापकता प्रस्तुत की गई है, यह वास्तव में समकालीन समीक्षा में इन क्षेत्र जो है समीक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान पृष्ठभूमि निर्माताओं के रूप में रहा है। तो यहां देख सकते हैं कि 1965 के आसपास साठोत्तर के आरंभ में समीक्षा में समकालीन समीक्षा के जो है संकेत मिलते हैं, और रचना में समकालीनता की बोध की पहचान जहां होती है, इसी के साथ साहित्य जो है एक नए रूप में उभर कर आती है। लेकिन समकालीन समीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि पाश्चात्य समीक्षा पद्धतियों और विभिन्न ज्ञानानुशासनात्मक अध्ययन के बिना समकालीन आलोचना के प्रतिमानों की पहचान संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो समकालीन जो आलोचना है वह जो है जो एक तरह से कह सकते हैं कि अंतर ज्ञानानुशासनात्मक आलोचना के रूप में उभर कर आती है, जिसमें कई प्रकार के ज्ञानानुशासन सक्रिय दिखाई देते हैं, और कविता में अनेक पाठों की मांग करती है समकालीन आलोचना। और क्योंकि पाठ किसी रचना के भीतर की अनविति की पहचान के लिए अपेक्षित है, इसलिए समकालीन आलोचना में पाठ प्रक्रिया का अपना विधान होने पर भी उसमें बदलाव की संभावना प्रस्तुत की गई, और समकालीन समीक्षा का जो विभिन्न ज्ञानानुशासनों को आत्मसात कर उसका प्रयोग जो किसी भी कृति के अनुसंधान के लिए करती है। तो इस तरह देख सकते हैं समकालीन कविता और आलोचना में मुक्तिबोध पहला पड़ाव है। सही अर्थों में जो है हुकुमचंद राजपाल ने जो है मुक्तिबोध से समकालीन हिंदी समीक्षा की सम्यक शुरुआत मानी है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि समकालीन जो आलोचना है वो साहित्य की समाजशास्त्रीय अध्ययन, सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, शैली वैज्ञानिक अध्ययन, मिथकीय अध्ययन, नव संरचनावादी अध्ययन और जनवादी अध्ययनों से समकालीन समीक्षा जो है एक पृथक पहचान लेकर चलती है, और उसकी पहचान यह है कि यह पूर्वाग्रहों से मुक्त रचना के भीतरी संदर्भों की खोज पर बल देती है, और विशेषकर समकालीन आलोचना के जो प्रतिमान है वो पहचान के स्तर पर सभी अपनी अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपनी पक्षधरता और रचनात्मक बदलाव के आधार पर विकसित हुए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान से जुड़े हुए जो आधुनिकता के बोध ने मुक्तिबोध को शास्त्रीय आलोचना का विरोध करने के लिए बाधित किया था, और अज्ञेय और मुक्तिबोध के
को जो है उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक प्रस्तुति को एक सम्यक आधार पर ही हमें देखना होगा, क्योंकि इनके बीच जो वैचारिक द्वंद्व रहा है उसी का जो विकास है, जो नए सूत्रों का विकास हुआ जिसने समकालीन आलोचना को विकसित किया। और इसमें नामवर सिंह ने विशेषकर जो मुक्तिबोध की इस दृष्टि को आगे बढ़ाया, और मुक्तिबोध जहां उन्होंने जो आलोचना पद्धति में एक और मार्क्सवादी सिद्धांतों से प्रभावित रहे, दूसरी ओर पाश्चात्य नई समीक्षा के सिद्धांतों से भी वे प्रभावित रहे, दोनों भी। और नामवर सिंह के साथ विश्वंभरनाथ उपाध्याय, इंद्रनाथ मदान, रामदरस मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव प्रसाद सिंह आदि समीक्षकों ने समीक्षा में बदलाव रेखांकित किया है। और हिंदी आलोचना विभिन्न ज्ञानानुशासनात्मक आलोचना पर आधारित रही है, और यह आलोचना आचार्य शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र और विनय मोहन शर्मा जैसे समीक्षकों से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी अपनी एक नवीनता को स्थापित करने वाली यह आलोचना रही है। और इस आलोचना में अनेक पद्धतियां, समकालीन आलोचना कोई एकल आलोचना नहीं है, बल्कि अनेक पद्धतियां, अनेक पक्ष है, अनेक प्रतिमान है, इन प्रतिमानों की पहचान है। और इसको निर्मित करने की इस परंपरा में परमानंद श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, वीरेंद्र सिंह, विनय, नरेंद्र मोहन, मैनेजर पांडे, हुकुमचंद राजपाल, सुंदरलाल कथुरिया, कुमार कृष्ण जैसे बड़े बड़े आलोचकों ने योगदान दिया है। वहीं साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का भी समकालीन जो है आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इनमें समकालीन प्रतिमानों को प्रस्तुत करने, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले जो समीक्षकों में विश्वंभरनाथ उपाध्याय, नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, परमानंद श्रीवास्तव, ओम प्रकाश ग्रेवाल, रामदरस मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नरेंद्र मोहन इत्यादि जो बड़े आलोचक है जिन्होंने जो इसे विकसित किया। अंत में मैं कहना चाहूंगा पशुपतिनाथ उपाध्याय के शब्दों में कि हिंदी आलोचना के विकास की कहानी बड़ी विचित्र कहानी है, और यह आरंभ में काव्य आलोचना तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, उपन्यास साहित्य के साथ समीक्षा की भी समीक्षा आलोचना में विकसित हो गई, और आलोचना का क्षितिज विस्तृत होता गया, और साहित्य की छोटी छोटी कृतियों से विकसित होते हुए आज आलोचना सभाओं, संगोष्ठियों, भाषणों, सांस्कृतिक जो स्थलों और एक शिक्षालयों या धार्मिक स्थलों के व्याख्यानों के रूप में लिखी जाने वाली समीक्षाएं, प्रकाशित होने वाली रचनाओं के रूप में विकसित हुई है। तो इस तरह देख सकते हैं कि जो समकालीन जो आलोचना है वह विविध रूप में विकसित हुई है, और बस यही कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी आलोचना के जो विकास की रेखाएं वो निरंतर गतिशील रही है और है। अनेक शाखाएं, उपशाखाएं प्रस्फुटित हुई और विकसित हो रही है। आलोचना का विकास एक वृक्ष वृक्ष की तरह रहा है, जिसकी शाखाएं, उपशाखाएं एक वृक्षाकृति को परिणत करती है। और इसमें जो एक आलोचक की शब्द ये मैं अपना रहा हूं, और इसमें कह सकते हैं कि अंत में कहा जा सकता है कि आलोचना अपने आप में एक क्लिष्ट विधा है जो बौद्धिक गहन अध्ययन की और विवेक की अपेक्षा रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने गागर में सागर मिला दिया है। एक क्लिष्ट जटिल विषय है, और पूरी हम लोग देख रहे थे, लगभग 4 बजे से शुरू हो गया था और अभी लगभग 5:15 बज रहे हैं। आपने पूर्व युग से लेकर मध्य युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, नई समीक्षा, सारे वाद और न जाने कितने आलोचकों का नाम आपने लिया और उनके योगदान को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, मंच आप लोगों का है, अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैडम नमस्ते। हाँ, मेरा नाम अनुमति तिवारी, पटना से बात कर रही हूँ। अच्छा। सबसे और प्रोफेसर राम प्रकाश जी मेरे गुरुजी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। दूसरी बात ये कि जैसे आप ये कार्यक्रम करवाती हैं, मैं से करवाती हूँ। आज ही के दिन मेरा भी एक प्रोग्राम था, लेकिन 2 दिन पहले ही जब भेजा कि राम प्रकाश है, तो मैंने जिस अतिथि को आमंत्रित किया था, मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये प्रोग्राम मेरे गुरु जी का है और मुझे उनके सम्मान के लिए वहां पे उपस्थित होना है। क्या बात है, क्या बात और मैंने गुजारिश कि हम वो किसी और दिन करेंगे, और प्लीज आज के दिन। अब मैंने सही कहा, झूठ नहीं कहा कि बीमार है या कोई आपदा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हमने 1 घंटे के व्याख्यान को सुना,
तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें मना करके बहुत अच्छा किया। आलोचना में जहां तक मैं मानती, जैसे अभी मैडम ने कहा ना कि आलोचना क्षेत्र है, हर एक वर्गीकृत हो चुका है, और क्लमजी जिसे कहते हैं, आलोचना से परे की बात, समय की बात नहीं है। आज तो हर कोई समझ पाए, यह बहुत ही हो गया है, अलग है, चाहे पत्रिकाओं, दर्शकों चाहे है। प्रतिभा मैम और कहना चाहूंगी कि आलोचना की जो दिशा आपने बताई कि साहित्यिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, वो सब कुछ है, बड़ी अच्छी बात है। हम कहाँ से निकले और कहाँ पहुंच गए हैं, परंतु वर्तमान समय में आलोचना क्या न्याय कर पाती है और अगर नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार है, क्या जी। जैसे कि आप जानते हैं, ये बड़ी खुशी हुई की है, हमने पहले आपका नाम दे, हमें पता चल गया आप आई हैं। ये की जो बात आप कह रही हैं आज, तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जो आलोचक है वह नीर-शीर विवेक से और किसी की पक्षधरता न है, उसके लिए ना कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बल्कि कृति का मूल्यांकन वो तटस्थ होकर करे। पहले कृति का आस्वादन करे एक पाठक के रूप में, उसके बाद जो है तटस्थ भाव से विवेक आलोचनात्मक सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार कृति में का विश्लेषण करे। और वहां पर यदि मान लीजिए आज आलोचना में एक है और एक जो है कि कह सकते आत्मक से कृतियों को श्रेष्ठतम कृतियों के रूप में स्थापित की, जो ये किसी भी साहित्यिक कह सकते कि संपदा के लिए हाथ है और नुकसान है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। न केवल जो है एक किसी कृति का जो है गुण विवेचन करता है, अर्थ मीमांसा करता है, वहीं दूसरी ओर एक रचनाकार को उसकी रचनात्मकता के विकास करता है। यदि आप अपने दो जो है मित्र की रचना में कुछ कमियां कमजोरी देखते हैं तो उसे आप छिपा देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि एक आलोचक के रूप में आप अपने जो उस रचनाकार के अहितैषी है। आप हितैषी नहीं है बल्कि आप अहित कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रचनाकार का, आलोचक का यह भी कार्य है कि वो पाठक की रुचि का परिष्कार करे, वो पाठक को साहित्य की ओर प्रवृत्त करे, रचनाओं से जोड़े। अगर मान लीजिए एक आलोचक की धारणा के अनुसार उसके विचारों को पढ़कर यदि आप कोई कृति को उठाकर पढ़ते हैं और उसके बाद आपको इस बात का बोध होता है कि अरे आलोचक ने झूठ कहा है, गलत कहा है और ये प्रकार की है ही नहीं है, आलोचक भी अपनी विश्वास खो देगा। न तो लेखक बल्कि उस आलोचक के प्रति भी पाठक का जो गुण है वह जो है नकारात्मक हो जाएगा। तो जो है केवल जो प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाला चाटुकार एक समीक्षक है। ये चाटुकारिता नहीं करनी है आलोचक को, उसको नीर-शीर विवेक, दूध का दूध पानी का पानी, एक सारा की तरह अपने बौद्धिक विवेक के अनुसार तर्क और तथ्यों प्रमाणों के आधार पर वो बात करे। बात समझ में आई? तो इसलिए आलोचक के अपने अस्तित्व का के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। कोई ये गलत धारणाएं बना रहे या गलत काम कर रहे हैं, वे न केवल अपने मित्रों का अहित कर रहे हैं बल्कि अपने आप का भी अहित कर रहे हैं और समाज में अपनी छवि को धूम कर रहे हैं। आभार, बढ़िया, मैं कोई बात रखें। एक बात कहना चाहूंगा मैडम। हेलो। हाँ राम प्रसाद सर, आपसे मेरा यह प्रश्न है, भारतीय साहित्य में अभी आलोचना किस भाषा में अपनी उन्नति को पा रही है? देखिए, वैसे इस तरह का कोई स्टेटमेंट एक अध्यापक को देना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे सामने भारतीयता का जो साहित्य है, सभी भाषाओं का जो अपने आप में समृद्ध है। बड़ी बात है, हम अन्य भाषाओं के साहित्य के अध्येता नहीं है ना। केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, 2004 में
कर्नाटक में धारवाड़ में भारतीय भाषा परिषद का सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में अशोक वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, जिस बात को मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। अशोक वाजपेयी जी का कहना था कि हिंदी में जो जितनी समृद्ध है उतनी समृद्ध किसी भी भाषा में कोई विधा नहीं है। सबसे समृद्ध जो है विधा के रूप में हिंदी में आलोचना विकसित हुई है, और इसको विकसित करने में असंख्य विद्वानों का योगदान है, चिंतकों और दार्शनिकों और विद्वानों का जो है अतुल्य योगदान रहा है, और ये शब्द अशोक वाजपेयी जी के हैं। और मैं समझता हूं, क्योंकि मैं एक आलोचना का एक पाठक रहा हूं, एक विद्यार्थी हूं, आज भी पढ़ रहा हूं मैं, और आप जानते हैं ये आलोचना को समेट पाना या किसी एक धारा को भी पूरी तरह पढ़ पाना संभव नहीं है। और मुझे मैं एक बात करना चाह रहा था कि यहाँ मेरी बहन है, बड़ी बहन है, आप जानते हो 1990 से मैंने बड़े भैया जो है कृष्ण कुमार जी को और पद्मजा दीदी को जो है मैंने किताबें पढ़ने के लिए बहुत परेशान किया। धन्यवाद सर, आपका नारायण सिन्हा बात जी, सही है। शशि मुदिराज जी और प्रोफेसर जय सुभाष कुमार जी जो है आलोचना पढ़ने की तरफ मेरा रुझान बढ़ाया है, और मेरे जो है बड़े भाई के सिंह, पद्मप्रिया जी और बहुत सारे मित्र है, और इन लोगों ने डॉक्टर रवि रंजन जी है और कई मित्र है, तो श्यामराव है मेरे मित्र, कई लोगों ने जो है एक तरह से उस ओर पढ़ने के लिए। और आप जानते हो प्रतिभा जी ने जैसे बात कही है ना, हम लोग एक कप चाय के उस क्रम में हम लोग कई विषयों को लेकर झगड़ा किया करते थे, कभी हम लोग संतुष्ट नहीं होते थे। आलोचना में हम लोग बड़ी बहस करते थे, बड़ा लड़ते थे। और आपको ताजुब होगा, आज मेरे परम बहुत सारे मित्र थे, डॉक्टर अजीता जी, डॉक्टर रवि जी है, रवि जी ने भी कई विषयों पर गंभीरता से पढ़ने लिखने का और जो है लेखन करने का जो है निरंतर हमें मौका दिया है। हमारे अपने मित्र संगोष्ठियों में जहां मिलते हैं, हम लोगों का जो है हमें प्रोत्साहित करते हैं, नए नए विषयों को चुनकर पढ़ने का जो मौका देते हैं। इस कारण हम लोग एक अध्यापक नहीं, अध्यापक भी गलत होगा, अध्यापक तो हमारे गुरु थे, सिन्हा जी थे, बुद्धिराज जी रहे हैं मैडम, या सुभाष कुमार जी थे। हम लोग अपने आप को अध्यापक भी अपने विद्यार्थी समझते हैं, तो इसलिए एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहना गलत समझता हूँ। सभी भाषाओं का साहित्य अपनी जगह, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमें उस महत्व को स्वीकार करना चाहिए जी। और भी किसी सर को मुझे आपके व्याख्या सही लगा सर। चलो ठीक है। और कोई चलिए, एक प्रतिभा दिन मैम, एक दो किताब पढ़े जैसे हुआ सर। आलोचना के बारे में एक दो किताब पढ़ने के बाद कितना ज्ञान प्राप्त होता है, उतना ज्ञान प्राप्त आज ही हो गया सर। धन्यवाद। और कोई है बात करने के लिए? प्रतिभा मैम, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मधुशील जुड़ रहा हूँ मुंबई से। अच्छा, बोलिए। नमस्ते प्रतिभा मैम, नमस्ते राम प्रकाश सर। मैं तकरीबन 20 साल के बाद आपके क्लास में बैठा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि तकरीबन 2001 में मैं आपके क्लास में बैठा हुआ था। तो उस टाइम आलोचना सबसे बड़े है, ये मुझे पता है। तो इसी वजह से जो साहित्य के क्षेत्र से काफी दूर चल चुका हूँ पिछले 15 साल के मेरे अनुभव की वजह से। और मेरा ये प्रश्न है सर कि विवेक की अपेक्षा सबसे ज्यादा है एक आलोचक में, विवेक जो है वो उसमें अव्यक्त की तलाश जो आलोचना है, आपका जो स्टेटमेंट था, रीड इन बिटवीन लाइंस, ऐसे इसमें यदि एक व्यक्ति जो आलोचक जो है उनके विवेक का जो स्तर है वो उसमें जब डिफरेंस होते हैं, तो एक किताब को जब अप्रोच करते हैं, एक साहित्यिक कृति के तरफ उनका अप्रोच रहता है, तो विवेक में यदि पर नीचे है तो वो प्रभावित होता है क्या? मतलब अंधों का हाँ, हाथी देखिए सबसे बड़ी, हाँ जी मैडम बात करूं, मैं उत्तर दूं? हाँ, सबसे बड़ी बात है, हमारे विवेक का जो निर्माण है वो 3 आधारों पर होता है। एक हमारे संस्कारों से, दूसरा हमारी शिक्षा से, और तीसरा हमारे अनुभव से। और इस विवेकशीलता के आधार पर ही हम जो है सही और गलत की पहचान करते हैं। हमारा त्रिकोण निर्मित होता है, हमारी मानसिकता निर्मित होती है, हमारी विचारधारा निर्मित होती है, जिसको लेकर किसी भी विषय को हम देखते, समझते, पहचानते और जानते हैं। ठीक, इसीलिए हम विद्यार्थियों से आज अक्सर कहा करते हैं कि अनुसंधान करते समय कि आपका दृष्टिकोण क्या है। भाई इसने वो कहा, जैसे मुझे अपने गुरुदेव की बात याद आ रही है, जब वे कहते थे कि बबुआ इसने वो कहा, उसने ये कहा, आपने कहा वो तो कहिएगा ना।
सिद्धार्थ जी जो कहते थे, आज मुझे याद है कि सर वो कहते थे विचारकों ने अलग अलग अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन उन विचारों को पढ़कर आपका विवेक किस प्रकार से निर्मित हुआ, आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा है, वो आप अपनी बात रखिए। इस तरह हर व्यक्ति का अपना अनुभव अलग होता है, उसका अपना तर्क अलग होता है, उसकी समझ अलग, उसके संस्कार, दीक्षा, अनुभव सब कुछ अलग होता है। तो उसके उससे निर्मित उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण मान लेकर जब वो चलता, तो किसी कृति को जो लेकर जो समीक्षता है तो उसका विवेक उसमें सक्रिय रहता है, लेकिन किसी और के विवेक को हम सही और गलत कहना गलत है, क्योंकि उसको अपने विवेक के आधार पर जब कृति समीक्षा करनी होती है, वो तथ्यों और मानों के आधार पर तर्क कर अपनी स्थापनाएं प्रस्तुत करता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जो प्रतिमान होते हैं वो प्रतिमान किसी साहित्यिक कृतियों के अध्ययन निर्मित होते, इसलिए प्रतिमानों में जो सिद्धांतों के रूप में हम उन कृतियों को करते। लेकिन अगर मान लीजिए हम जिस कृति में जो चीज नहीं है उसमें अगर उस जो तथ्य को खोजने का प्रयास करते हैं तो लिए है तक वो कहां न्याय कर व्यक्ति कितनी समझनी है, हमें देखना है उसने ये क्यों नहीं किया है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। हिंदी में अक्सर कि बड़े बड़े आलोचक जो हैं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में अपनी बात रखते हैं या विचार रखते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि विषय पर अग्रवाल जी ने कुछ कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसी दिशा में, या नंदलाल वाजपेयी जी किसी और दिशा में, एक ही विषय पर अलग अलग विचार दिखाई देते हैं। तो आलोचना का क्षेत्र कभी किसी चीज सीमित नहीं है। वो दूसरी बात है कि लोग हैं वो रचनाकार हैं, तो छायावाद के समय का मैं आलेख जहाँ फिर बड़े हैं कि सूर बड़े हैं, तुलसी बड़े हैं, या इस तरह के आलेख बड़े लोग लिखते थे। निराला और आपस में जो भी घर पे होती थी वो भी पत्रिका के माध्यम से होती थी एक दूसरे के लिए, तो उस तरह के लिखे जाते थे। तो आज हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब तो विमर्शों का समय आ गया है, आलोचना से विमर्श की तरफ ज्यादा हम लोग बढ़ गए। तो ये एक बहुत गहरा विषय है और उसको इतनी जल्दी 1 घंटे समेटना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए हमने राम प्रकाश को आमंत्रित, हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। और इसी बीच प्रतिभा दीदी भी इसको आयोजित कर रही थी, तो हम लागा हो गया और हम तीनों विश्वविद्यालय मिलकर इसको कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक लाभदायक अच्छी स्थिति हुई। तो तीनों हम विश्वविद्यालय मिलके इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आगे मंच खोलने से पहले मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए सूचना यहाँ पे देना चाहूंगी कि 26 तारीख को हम इसी आलोचना की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आलोचना पर संवाद नाम से हम एक और आमंत्रित हमें आज आचार्य किया है। तो आज हम 30 तारीख को आलोचना पर संवाद से एक कार्यक्रम आयोजित कर, और आज जो जुड़े हैं वे सभी आमंत्रित हैं। से अपने संदेश कर सकते, आपके प्रश्न रख सकते हैं। हाँ, किसी को और पूछना है? डॉक्टर नागरत्नम जी भी नमस्ते। कौन बात, किसी बात करनी है?
ठीक है नागरत्ना जी, मैं राम प्रकाश जी एक बात और पूछनी थी कि क्या भाषा वैज्ञानिक पक्ष या शैली वैज्ञानिक पक्ष, ये जो है इसका जो आलोचना का पक्ष है भाषा को जो आजकल चल रहा है, जैसे आप सुधांशु पांडे जी को अगर हम देखते हैं, इन्होंने या फिर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी है, इन्होंने जो काव्य या कथा साहित्य के भाषा वैज्ञानिक पक्ष को लेकर जो आलोचनाएं की, अलग पक्ष आजकल हमारे सामने आ रहा है। हाँ सही है, हाँ, विषय वस्तु से दूर होकर केवल भाषा पर आधारित। जी, वो वास्तव में जो है शैली वैज्ञानिक जो आलोचना है, उस आलोचना का अलग से विकास हुआ, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र, भोलानाथ तिवारी और कई विद्वान, जिसमें जैसे शीतांशु जी का, हाँ रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, शशि भूषण शीतांशु जी का बहुत बड़ा योगदान है, और इसमें जो है रमेश कुमार जी का, शायद ये सस्यूर से मुझे लगता है कि इस भाषा वैज्ञानिक या शैली वैज्ञानिक पक्ष की शुरुआत हुई। नहीं वास्तव में मैडम जो है ये देखिए, भाषा वैज्ञानिक पक्ष से जो संरचनावाद, सस्यूर का जो सिद्धांत था, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, शैली वैज्ञानिक आलोचना, और जो तो ये सारी चीजें और बहुत सारी रूपवादी आलोचना है। और आप जानते हैं केवल हम लोग, मैंने जो बातचीत की है वो केवल शुद्धोत्तर आलोचना नहीं, समकालीन आलोचना तक मैंने रोका है, लेकिन समकालीन आलोचना के और बहुत सारे पक्ष है, बिल्कुल, जिस पर मैं अभी जो है शायद 24 तारीख को नागपुर विश्वविद्यालय में समकालीन आलोचना पर व्याख्यान दे रहा हूँ। उसमें वो सारी चीजों को कवर करूंगा, क्योंकि आपने आलोचना की विकास यात्रा की है, बच्चों के लिए था ना, तो फिर मैंने उसको और सीमित कर दिया। नहीं, वो एक बहुत सचमुच बहुत गंभीर कार्य है। और आपको शायद आश्चर्य होगा, शशि भूषण शीतांशु जी की एक नई आलोचना है, एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है भाषा वैज्ञानिक चिंतन पर, और आप जानते हैं कि शीतांशु जी की कम से कम 10-12 किताब और सबके सब आलोचना पर है, आलोचना के विभिन्न पक्षों पर, एक पक्ष पर एक किताब आई है, और इतनी गहन अध्ययनशील पुस्तक है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी अध्यापक के लिए जो है, मतलब उस विषय को जानने के लिए, कोई किसी भी विद्वान के लिए बहुत ही जो श्रेष्ठ कृतियां हैं, और वो अपने आप में एक अलग है। उसको हम जब उस दिशा में जाएंगे तो वहां भाषा वैज्ञानिक और शैली वैज्ञानिक आलोचना के साथ साथ संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद और उत्तर आधुनिक आलोचना, और उसके बाद आगे आएंगे उत्तर आधुनिकता के बाद नई सदी की जो आलोचना है, वो आलोचना एक नए रूप में आई है, उसका रूप अलग है, तो उसको हम लोग देखना होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये एक अलग जो वास्तव में यह एमए के बच्चों के समझने लायक नहीं है। वास्तव में रिसर्च के और अध्यापकों के जो रिसर्च जो रिफ्रेशर कोर्सेस में इन विषयों पर बातचीत होती है, चर्चा होती है। जी, नागरत्ना जी से मेरा लेकिन अच्छे विषय, हाँ जी बिल्कुल, इस पर सिर्फ अध्यापकों का एक सेमिनार लेते हैं। वास्तव में सेमिनार नहीं होगा, बल्कि एक जो है अध्यापकों के साथ हम लोग बैठकर एक परिचर्चा कार्यक्रम है ना, कुछ मुद्दों को लेकर आप ऐसा करिए, जैसे आपने विद्यार्थियों के लिए जो है व्याख्यान माला शुरू की है, आप ऐसा करिए अध्यापकों को हम सब लोग जुड़कर एक परिचर्चा कार्यक्रम, जिस पर हम लोग बात करें, जो अध्यापक, जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो जो दिक्कतें आती है हमें किसी चीज के, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद है, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता को पढ़ते जब हम, तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और इसमें कई आप एक साथ मंच पर कई लोगों को जोड़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है सर जी। एक संवाद, परिसंवाद है, अध्यापकों के लिए बना सकते कर दीजिएगा। मैसूर विश्वविद्यालय और मंगलूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक व्याख्यानमाला कार्यक्रम के आज इस व्याख्यान में हमारे साथ पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के मैडम और उनके स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं। तो हमें खुशी है कि इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है।
तो आज मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ धन्यवाद समर्पित करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा और मैं भी कहती हूँ कि हम लोग जीवन में तो सबकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब साहित्य में आलोचना की बात आती है तो सब लोग डरते हैं। आलोचना एक ऐसा क्लिष्ट और बौद्धिक विषय है जिसके बारे में बात करने और सोचने के लिए भी घबराया जाता है। ऐसे विषय को प्रोफेसर राम प्रकाश सर जी ने बड़े ही सरल ढंग से व्यवस्थित रूप से जो है प्राचीन, नवीन और समकालीन पर प्रकाश डाला। शुक्ल युग और उसके पहले के आलोचकों, उनके द्वारा प्रतिपादित आलोचना सिद्धांतों का सिलसिलेवार ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मंगलूर विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से मैं प्रोफेसर राम प्रकाश जी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और आलोचना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एक बात कहना चाहूंगी। करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग बना पाते हैं इतिहास, जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। तो ऐसे ही आलोचक हमारे हिंदी साहित्य में भी रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हिंदी में जो आलोचना विधा है जितना विकसित हुई है उतना अन्य में नहीं हुई। और आलोचना कहते ही प्रोफेसर राम प्रकाश सर जी का नाम भी याद आता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की आलोचना पर बोलने के लिए घबराते नहीं है। और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया, एक झांकी प्रस्तुत की है। तो एक बार फिर सभी जितने भी इस मंच पर जुड़े थे उन सब की ओर से मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सभी के धन्यवाद, आभार, धन्यवाद धन्यवाद प्रतिभा जी। और हमारे साथ कोचिन विश्वविद्यालय से सबको धन्यवाद। रवि जी, अजीता जी, नमस्ते। धन्यवाद। पद्मप्रिया मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। अनुराधा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते मैम। ठीक है, एक प्रिया जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते अजीता जी। हाँ जी, म्यूट है शायद अजीता। हाँ म्यूट है। म्यूट है। चलिए, बहुत अच्छा रहा, एक लंबी चलिए बात बहुत बहुत हुई। ओके, धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जी सबका जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।